bail and bond under CRPC. Bail is basically a security for appearance of accused before the court as and when called upon. There is a release of the accused from the legal custody, but it supposes that he is in a custody. Hence, if he conducts prejudicial to the fair trial, he forfeits his right and he may be arrested and sent to the custody. If the accused bind himself, it is personal bond, but if the surety guarantees of securing the person before the court, it is a bail. देखिए बेल क्या होती है, जब अभी पिछला प्रोसीजर आपने देखा कि जब आपको अरेस्ट किया जाता है, अरेस्ट करने के बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कंसर्न पुलिस अथॉरिटी आपको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है। मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद अब वहां पे या तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है या so this surety is given by that person if that person is already sound well physically, socially, economically. In that situation, he may released on PR bond, his personal bond. मीन्स एक तरीके से आप ये समझ लीजिए, कोर्ट को एक एश्योरेंस चाहिए कि आपको कस्टडी में हमें रखना नहीं है, बट आप आएंगे वापस जब भी ये ट्रायल चालू होगा, जब भी कोर्ट आपको बुलाएगा, बिकॉज फॉर फेयर ट्रायल इट इज अ नेसेसरी थिंग। इस वजह से आपको एक श्योरिटी पे छोड़ा जाता है, ये होती है कोर्ट श्योरिटी। ओके, और इस श्योरिटी पे एक्यूज को छोड़ा जाता है। इसमें 3 तरह की श्योरिटीज आपको मिलती हैं। एक पर्सनल बॉन्ड पे, जहाँ पे आप पर्सनली किसी को खुद की उसकी लाइफ में, मैंने आपको बताया कि खुद की उतनी उसकी वो रहती है कि जरूरत नहीं पड़ती। एक होता है जब कोई और बंदा उसकी श्योरिटी देता है, दैट आई विल अश्योर सर ही विल बी प्रेजेंट बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट, उसको बोलते हैं श्योरिटी इन पर्सन इन जनरल लैंग्वेज। एंड द थर्ड वन, सपोज वो वहाँ पे स्ट्रेंजर है, वो वहाँ का लोकल रेसिडेंट नहीं है, उसको और कोई नहीं जानता, बट उसकी खुद की भी उतनी इकोनॉमिकली ही इज नॉट वेरी साउंड, कोर्ट उसके वर्ड्स पे या उसके पर्सनल बॉन्ड पे भरोसा करे। ऐसे में तीसरा प्रोविजन होता है दैट इज कैश बेल, जहाँ पे सम अमाउंट विच इज डायरेक्टेड बाय द लर्नेड बेंच, वो डायरेक्ट करता है, वो अमाउंट आपको वहां पे सबमिट करना पड़ता है कोर्ट में, एंड यू विल बी रिलीज ऑन बेल। ये 3 तरह से श्योरिटीज आपकी चलती है, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, बेल मिलने के बाद भी आपकी बेल कैंसिल हो सकती है। अगर आपने थोड़ा सा भी यहाँ वहां किया तो आपके चांसेस होते हैं अपोजिट पार्टी आपकी बेल कैंसिल करा सकती है। ग्राउंड्स उसके बहुत सारे होते हैं, क्योंकि जब भी आपको बेल मिलती है तो बेल के कंडीशंस होते हैं, बेल के ढेर सारे कंडीशंस होते हैं दैट आप विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट इंडिया नहीं छोड़ेंगे। एक जनरल कंडीशंस में आपको बता रहा हूँ, ये आपको हर बेल एप्लीकेशन में मिलती है। आप ट्रायल जो चल रहा है उसमें कोई मस्ती नहीं करेंगे। आप एक अंडरटेकिंग कोर्ट को देते हैं क्लॉज में ही, उसी बेल एप्लीकेशन के क्लॉज में ही, कि आई विल बी प्रेजेंट व्हेन एनी टाइम कॉल अपॉन बाय द कोर्ट, कोर्ट मुझे जब बुलाएगा तब मैं वहां मौजूद रहूंगा या रहूंगी। आई विल नॉट टच एनी एविडेंस, आई विल नॉट इन्फ्लुएंस एनी एविडेंस आइदर ओरल और डॉक्यूमेंट्री। कोई किसी भी तरह की धमकी नहीं दूंगा, किसी भी विटनेसेस को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इन्वेस्टिगेशन जहां भी हो रही है मेरे केस की, उसके सर्कमस्टेंसेस को बदलने की, एविडेंसेस को बदलने की कोशिश नहीं करूंगा। ये सारे के सारे पॉइंट होते हैं। किसी भी विटनेस को मैं लालच नहीं दूंगा, धमकी नहीं दूंगा कि वो मेरे पक्ष में बोले। इन सारी चीजों में अगर एक भी चीज आपने उल्टी कर दी, अगेंस्ट कर दी,
जो आपने अंडरटेकिंग बेल एप्लीकेशन में कोर्ट को दी है। ऐसे कंडीशन में अगर अपोजिट पार्टी either public prosecutor or the person appointed by the victim under section 302 of CRPC, ऐसे कंडीशन में उसकी बेल रिजेक्ट हो सकती है। ओके, सो बेल हो जाना इज नॉट अ वेरी बिग थिंग, उसके बाद वो कैंसिल भी हो सकती है। अभी एक चीज एक जनरली चलता है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो उसमें बेल नहीं होती, ऐसा नहीं है। इफ यू satisfied the court, then bail in non-bailable offences too can be granted by the court. Non-bailable offences में bail मिलना is not your right, it's a discretionary power of the court. 3 तरीके की बेल होती है, याद रखिए। एक बेलेबल ऑफेंस में आपको अरेस्ट करने के बाद बेलेबल ऑफेंस में कर दिया, आपको सुनाई पड़ गया, आप कोर्ट गए, वहां पे बेलेबल ऑफेंस है। नाउ इन दैट सिचुएशन इफ यू आर रेडी टू फर्निश अ बेल बॉन्ड, देन बेल इज ग्रांटेड बिकॉज बेल इज योर राइट। ऐसे में आपको कस्टडी नहीं मिल सकती इफ द ऑफेंस इज बेलेबल इन नेचर। सेकेंड वन आता है नॉन बेलेबल ऑफेंस। नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी बेल मिलती है, बट नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल इज नॉट योर फंडामेंटल राइट, इट डिपेंड अपॉन द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट। कोर्ट चाहेगा, अगर आपने कंसर्न मैजिस्ट्रेट, कंसर्न कोर्ट, कंसर्न जज को सेटिस्फाइड किया, आपने या आपके काउंसिलर ने, इन दैट सिचुएशन आपको बेल ग्रांट हो जाती है। एंड द थर्ड वन इज द बेल बाय डिफॉल्ट। लिमिटेड टाइम पीरियड होता है चार्जशीट फाइल करने का आफ्टर लॉजिंग ऑफ एफआईआर, 60 डेज और 90 डेज एज द केस में बी। उतने ही पीरियड में अगर आपकी चार्जशीट फाइल नहीं होती, देन इट इज नोन एज यू आर अवेलेबल फॉर बेल ऑन डिफॉल्ट, यू मे अप्लाई। एक बेल फाइल होती है, अगर चार्जशीट टाइम पे फाइल हुई, दैट मीन इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीट। Once the investigation is complete, no need of any interrogation, no need to solve the purpose that keeping accused behind the bar. Reason, investigation complete हो गई है, अब वो बाहर आ भी गया तो कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। तो ये 4 रास्ते होते हैं जहां पे आप बेल अप्लाई करते हैं। ओके, नाउ कम टू द बेल इन नॉन बेलेबल केसेस। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, नो डाउट इट्स अ डिफिकल्ट वन, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल वन। ये अपने दिमाग से हटा दीजिए कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो बेल नहीं होगी। नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी बेल होती है, ये चीज अपने दिमाग में आप डाल लीजिए अच्छे से। ओके, इफ द पुलिस ऑफिसर ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन एंड कोर्ट इन द ट्रायल ऑफ अ नॉन बेलेबल केसेस finds that there are no reasonable grounds to believe that accused has committed non-bailable offense, he may be released on bail. Reason are to be recorded. जैसे मैंने आपको एक बार और भी बताया था, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा, उस पे केस होता है मुंबई में मर्डर का, that he committed a murder, culpable homicide of another person. However, that person proves before the court that कि जो 8 बजे मेरे ऊपर मर्डर के चार्जेस लगाए जा रहे हैं, कि मेरे ऊपर ये एक्विजिशन किया जा रहा है कि 8 बजे मैंने मर्डर किया है, रियलिटी ये है कि 7 बजे मैं न्यू दिल्ली में था, और ये चीज वो वहां पे प्रूफ कर दे, ये चीज वो वहां पे प्रूफ कर दे कि उस समय वो वहां पर मर्डर नहीं कर सकता क्योंकि वो दिल्ली में था। ऐसे कंडीशन में बेल ऑन डिफॉल्ट मिल जाएगी। रीजन कि ये जो उस पर एलिगेशन लगाए गए हैं, इन एलिगेशन का कोई मतलब ही नहीं बनता, बिकॉज दैट पर्सन 7 बजे अगर दिल्ली में है तो 8 बजे मुंबई आ ही नहीं सकता। तो कोर्ट को ये प्रिमा फेसी बिलीव हो जाता है कि नहीं, ये कुछ तो इसमें गड़बड़ हो सकती है।
ऐसे कंडीशन में नॉन बेलेबल ऑफेंस में आपको तुरंत छोड़ दिया जाता है। अगर इम्प्रिजनमेंट ऑफ 7 ईयर और मोर है, ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट है, अबेटमेंट ऑफ दैट इज 121 आपने देखा है, द एक्यूज में बी रिलीज ऑन बेल इम्पोजिंग कंडीशन टू इंश्योर दैट अटेंडेंस एंड ऑफ नॉट कमिटिंग सिमिलर ऑफेंस। ऐसे केसेस में भी आपको बेल मिलती है। These all are non-bailable offenses. But prima facie, if your counselor is success to convince the court that whatever the offenses, whatever the allegation made on my clients, prima facie it is not admissible. It depends on circumstances of the case. So the bail in non-bailable offenses are also granted. ठीक है? If the trial of a non-bailable offence is not concluded in 60 days from the first day of hearing, accused may be released. Okay? अब इसके बाद एक आता है आपका एंटिसिपेटरी बेल। ये बेल हो गई, ये बेल हो गई आपकी अरेस्ट के बाद की। सेक्शन 430 है, 439, 437, 437 बेल इन बेलेबल ऑफेंस। याद रखिएगा, अगर बेलेबल ऑफेंस भी है तो प्रोसीजर आपको पूरा करना है। ऐसा नहीं है कि बेलेबल ऑफेंस है तो आपको बेल मिलनी ही मिलनी है, कोर्ट को आपको छोड़ना ही है। नो, ये गलती दिल्ली सीएम कर चुके हैं। बेलेबल ऑफेंस का बेल मिलेगी, आई विल नॉट गिव एनी श्योरिटी। कोर्ट ने उनको उठा के कस्टडी में भेज दिया। बेल इज योर राइट इन बेलेबल ऑफेंस, बट उसके लिए यू हैव टू फॉलो द ड्यू प्रोसीजर ऑफ द लॉ। बेल के लिए जितने प्रोसीजर्स होते हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपके बेल ग्रांट हो। ओके, नॉन बेलेबल में भी आपने देख लिया। बेलेबल ऑफेंस में बेल इज योर राइट, नॉन बेलेबल में बेल may be granted but it's a discretionary power of the court. If you satisfied them, court will grant. कोर्ट को कोई शौक नहीं है अंदर रखने का। ठीक है, थर्ड काइंड ऑफ बेल आती है, इट्स नोन एज एंटिसिपेटरी बेल। सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी। एंटिसिपेटरी बेल वो बेल होती है जहां पे आपको डिटेन नहीं किया जाता, उसके पहले ही आप कोर्ट पहुंच जाते हैं। दैट I want bail in anticipation of that police authority may detain me. Reliable sources से आपको पता चल जाता है कि FIR हुई है, नॉन बेलेबल सेक्शंस में है। एक चीज और याद रखिएगा, एंटिसिपेटरी बेल अप्लाइड ओनली इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। बेलेबल ऑफेंस में एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलती, याद रखिएगा। नॉन कॉग्निजेबल का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि उसमें अरेस्ट ही नहीं है तो बेल का कोई सवाल नहीं। बेलेबल ऑफेंस में भी एंटिसिपेटरी नहीं मिलती। रीजन, जब भी आप सेशन कोर्ट के सामने एंटिसिपेटरी बेल, हमेशा कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट दो ही जगह चलती है, लोअर कोर्ट के पास पावर नहीं है। जनरली कोर्ट ऑफ सेशन में ही चलती है। अगर इम्पॉसिबल है वो चीज, कई बार सर्कमस्टेंसेस ऐसे खड़े हो जाते हैं दैट यू आर अनेबल टू फाइल before the court of session, then you may approach to the high court. सेक्शन 439 के थ्रू भी आप कर सकते हैं, वो रेगुलर बेल के लिए। तो कोर्ट ऑफ सेशन में जैसे ही आपने किया कि दैट आई एम इन एंटिसिपेशन दैट द एफआईआर इज लॉन्च्ड अगेंस्ट मी, आप मुझे बेल दीजिए। सेम चीज यहाँ पे भी, ग्रांटिंग अ बेल on anticipatory bail is the discretionary power of the court. ठीक है, तो the condition for bail according to the court is that accused must be in legal custody. Hence, if a person is not in a custody but is implicated under false case, he cannot be bailed at all. To meet this situation, anticipatory bail was invented. Means कि हो सकता है कि उसने वो क्राइम किया ही ना हो। बहुत सारी चीजें आप अभी करेंट में भी देख रहे हैं कि अथॉरिटी कैसे फायदा उठाती है अपने पावर्स का। ऐसे में किसी भी आदमी को
उसको प्रोटेक्शन देने के लिए कोर्ट इज देयर। अगर आप अपने पावर का मिसयूज भी करते हैं, इफ द अथॉरिटी और गवर्नमेंट इज यूजिंग कलरेबल एक्सरसाइज, ऐसे कंडीशन में कोर्ट इज देयर, कोर्ट विल हियर यू। वही चीज यहाँ पर भी है, आपको कोर्ट ने एक प्रोटेक्शन दे रखा है। बट एक चीज और, एक मिसकॉन्सेप्ट है लोगों के दिमाग में कि एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट हो गई तो मुझे अरेस्ट नहीं होगा। नो, एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट होने के बाद भी आपको अरेस्ट होता है, बिकॉज ये पावर एंटीसिपेटरी बेल का ऑर्डर तभी आएगा जब आप अरेस्ट हो जाएंगे। ऑर्डर मिल जाता है आपको, योर एंटीसिपेटरी बेल इज ग्रांटेड, तो द टर्म इज बेल इज ग्रांटेड। इन द इवेंट ऑफ अरेस्ट you will be released immediately after inquiry। एंटीसिपेटरी बेल में डिटेंशन नहीं होता, ये दिमाग से हटा दीजिए। पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है भले ही आपके पास एंटीसिपेटरी बेल के ऑर्डर है। ओके, बेल तो तब होगी ना जब आप अरेस्ट होंगे। हाँ, ये होता है कि आपको कस्टडी में नहीं भेजा जाता, बिकॉज बेल आपको ऑलरेडी ग्रांटेड। ठीक है, कंडीशन क्या होते हैं? द बेल मे बी ग्रांटेड बाय द हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट। द पर्सन मस्ट अप्लाई to the court stating the apprehends that he may be arrested on accusation of non-bailable offence. He must request the court to direct on such event of arrest he may be released। अगर उसको अरेस्ट किया जाए तो उसको रिलीज कर दिया जाए, यही आप मांगने जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट है तो पुलिस आपको डिटेन नहीं करेगी। पुलिस आपको डिटेन कर सकती है एनी टाइम। तो बीइंग एज एडवोकेट, इट्स योर ड्यूटी, आप बताएंगे अपने क्लाइंट को एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट हो गई है। हाँ, एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट होने के बाद आपको कस्टडी में नहीं रखा जाएगा, सिर्फ इतना, आपको बेल ग्रांट इमीडिएट हो जाएगी। ठीक है, बट उसके लिए भी कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या क्या होती हैं एंटीसिपेटरी बेल में? दैट द एक्यूज और एप्लीकेंट मस्ट बी अवेलेबल फॉर पुलिस इंटरोगेशन एज एंड व्हेन डायरेक्टेड। भाई, कस्टडी में रखने का मेन कारण क्या होता है? रिमांड पुलिस क्यों लेती है? आपसे इंक्वायरी कर सके, क्योंकि उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आप पे आरोप लगे हैं, तो पूछेंगे आपसे 1 बार 2 बार 3 बार 5-5 6-6 घंटे बैठा के पूछ सकते हैं। उसके बाद आपको रिलीज करेंगे। आफ्टर सनसेट कोई भी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन नहीं चलती। अगर पुलिस आपको डिटेन नहीं कर रही है या कोई भी एजेंसी आपको डिटेन नहीं कर रही है तो शाम होते ही उसको आपको रिलीज करना ही करना है, ये याद रखिएगा। अदरवाइज वो इलीगल कन्फाइनमेंट में आ जाएगा। इस बंदे ने जाके अगर कंप्लेंट कर दी कंसर्न पुलिस अथॉरिटी के हायर अथॉरिटी को या कोर्ट को, तो ये इलीगल कन्फाइनमेंट के चार्जेस उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पे लग जाएंगे। ठीक है, आफ्टर सनसेट नो वन हैज अ पावर टू डिटेन यू। ठीक है, उसके बाद सेम बाकी कंडीशन जो बेल के देते समय होती है वही सेम कंडीशन इसमें भी आ जाएंगे एंटीसिपेटरी में, कि आप किसी को इंस्टिगेट नहीं करेंगे, आप किसी को लालच नहीं देंगे, आप किसी को धमकाएंगे नहीं, अपने किसी भी केस में जो केस के आप सामने यहाँ पे हाजिर हुए हैं उसमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं करेंगे। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें होती हैं। बट एक चीज याद रखिए, एंटीसिपेटरी बेल भी आपकी कैंसिल हो सकती है, सेम चीज जो बेल में होती है। ओके, तो इस तरह से आपका एंटीसिपेटरी बेल और ये बेल प्रोविजन अंडर सीआरपीसी कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम आते हैं चार्ज। सेक्शन 2 सबसेक्शन बी डिफाइंस चार्ज। इट इंक्लूड्स any heads of the charge when the charge contains more heads than one। चार्ज इज सिंपल थिंग कि किन किन सेक्शन में ये एफआईआर लॉन्च की गई है उसको चार्ज बोला जाता है। ठीक है, किन किन सेक्शन में कई बार एक से ज्यादा सेक्शंस होते हैं, लाइक 302 लगा, 323 लगा, 504, 506, ये चार्जेस हुए। इन चार्जेस में आपको बुक किया गया। अब इसमें सबसे पहले क्या लिखा जाएगा?
जिसका पनिशमेंट ज्यादा होगा, दैट इज 302। फिर उसके बाद ये प्रोसीजर होता है, एफआईआर पढ़ने का भी प्रोसीजर ये याद रखिएगा। चार्ज लाइन से कैसे बैठते हैं, हायरार्की के हिसाब से। पहली हायरार्की कि मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट किस में है, वो सेक्शन पहले लिखा जाएगा। उसके बाद कम 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 सेक्शन लिखते जाएंगे। उसके बाद नॉन बेलेबल ऑफेंस पहले लिखे जाएंगे, फिर बेलेबल ऑफेंस लिखे जाएंगे, उसके बाद नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस के साथ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपको चार्ज किया जा सकता है इन एफआईआर। अब इसमें वो बात नहीं आएगा कि दैट पुलिस कैन नॉट लॉन्च ऑफ एफआईआर और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी एफआईआर होती है अगर वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस के साथ कनेक्टेड है। आपने धमकी दी, गाली दी, किसी की बेइज्जती की, 504, 506, 507 लगेगा आईपीसी। बट गालियां देते हुए आपने किसी को मारा तो 323 ग्रीवियंस हर्ट कर दिया, 326। तो अब जब आपकी एफआईआर होगी तो 326, 504, 506, 507 ऐसे लगेगा। अब आप वहां पे ये ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते कि सर ये तो नॉन बेलेबल नॉन कॉग्निजेबल था, आपने एफआईआर में क्यों उसको मेंशन किया। जब आप एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे तो सर्कमटेंशियल एविडेंस बनाने के लिए ये किया जाता है। कोई भी जनरली आता है, किसी को मार के नहीं चला जाता, गाली गलौज बवाल होता है, सारी चीजें होती हैं, शोर मचता है और उसके बाद उसका मर्डर हो या मारपीट हो। तो ऐसे यूं ही आया, बैठे बैठे बात नॉर्मल बात करते करते गन निकाली और मार दिया, ऐसा नहीं होता। हीट ऑफ आर्ग्यूमेंट होता ही है, ठीक है। तो दिस इज चार्ज। क्या क्या सेक्शन कितने कितने किए, हर डिस्क्रिप्शन को चाहे उसमें एफआईआर में मेंशन नहीं कर सकता। एफआईआर में चार्जेस खाली लगा दिए जाते हैं, चार्जशीट में वो सारी चीजें हैं जिसको आप कहते हैं पुलिस रिपोर्ट अंडर 173। ओके, ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस में क्या होता है, दैट अगर एफआईआर हुई, एफआईआर में आपके 4 चार्जेस लगाए गए, लेकिन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और भी चीजें नहीं पता चलती हैं, तो वो ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस में आएगा अगर उन्हीं के उसमें है तो। जैसे अच्छा एग्जांपल इस समय चल रहा है सुशांत सिंह राजपूत केस। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में वो लेडी को बुक किया गया एक्यूज को, उसके अकॉर्डिंग एफआईआर चली, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उठा के उसको सीबीआई को दे दिया, सीबीआई उसको देख रही है। सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में पता चला ड्रग एंगल, तो वो ट्रांसफर नहीं किया गया, वो एडिशनल आ गया एनसीबी का और एनसीबी ने रिमांड में ले लिया। तो ये ज्वाइंडर ऑफ द चार्जेस है, लेकिन यहाँ पर डिपार्टमेंट अलग अलग है। ऑल द मैटर्स, ऑल द ऑफेंस रिलेटेड टू द ड्रग्स, द इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी इज एनसीबी, ठीक है। तो यहाँ पर ज्वाइंडर ऑफ द चार्जेस आ सकते हैं। यहाँ पर कई सारे ऑफेंस एक साथ किए जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है ये ऑफेंस और किया था, ड्यूरिंग इंटरोगेशन एक्यूज बताता है, सपोर्टिंग एविडेंसेस बताते हैं, तो पता चलता है कि जिस सेक्शन में उसको बुक किया था वो तो था ही, उसके साथ इसने और भी ऑफेंस उसी कॉज ऑफ एक्शन में और ऑफेंस अलग किए हैं, उसके लिए अलग चार्ज एफआईआर आएगी। सेम एक्ट में सेम कॉज ऑफ एक्शन से रिलेटेड उसने कोई ऑफेंस और किए हैं, उन सबको ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस में लिया जाएगा। ओके, इस तरह से होता है ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस, ठीक है, जिसमें सीरीज में एक ऑफेंडर ऑफेंस करता है, इसको हम कहते हैं ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस। ओके, ट्रायल्स under CRPC. Basically, there are 4 types of trials: session trial, warrant case trial, summons case trial, summary trial.
ये 4 तरह के ट्रायल्स होते हैं। सबसे पहले सेशन ट्रायल, जो ऑफेंसेस जो आपके स्केड्यूल ऑफ सीआरपीसी में आपको पढ़ाया गया है, आपने देखा भी है। ऑफेंसेस विच आर ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, वो सारे के सारे ट्रीट किए जाते हैं सेशन ट्रायल। वारंट केस ट्रायल में जिस केस में आपकी सजा 3 साल या 2 साल या 3 साल उसके ऊपर होती है तो वो वारंट केस ट्रायल में आता है। समन ट्रायल में जिसमें आपको मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 इयर्स है, जेएमएफसी की पावर है, वो आपका आता है समन ट्रायल में। और समरी ट्रायल में आता है पेटी इश्यूज, जहाँ पे प्राइमा फेसी समझ में आता है कि आपने किया ही है। ओके, तो ये 4 तरह के ट्रायल आपको मिलते हैं। सबसे पहले हम आते हैं सेशन ट्रायल, सेक्शन 225 टू सेक्शन 237 ऑफ सीआरपीसी। सेशन कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन अ डिस्ट्रिक्ट and has a jurisdiction to conduct trial of offense including murder, culpable homicide not amounting to murder, that is 304, हिंदी में जिसको आप और मराठी में बोलते हैं गैर इरादतन हत्या। ठीक है, ये सारे के सारे फर्स्ट शेड्यूल में आते हैं और ये सारा ट्रायल चलता है कोर्ट ऑफ सेशन में। तो ये चीज ध्यान में रखिए, ट्रायल कोर्ट में सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी कोर्ट ऑफ सेशन ही है। देयर इज नो एनी जुरिडिक्शन बिफोर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। सो एज पर सीआरपीसी फॉर क्रिमिनल केसेस द हाईएस्ट ट्रायल अथॉरिटी इज कोर्ट ऑफ सेशन। ओके, कोर्ट ऑफ सेशन के अलावा और कहीं पे भी ये ट्रायल नहीं चलता। कमिटिंग द एक्यूज in a case initiated अमन से बात कर रहे हैं। the offense is triable by a session। ठीक है, पुलिस रिपोर्ट के हिसाब से जब एफआईआर होती है वो पावर टू प्रोड्यूस द एक्यूज within 24 hours is before magistrate only, सेशन कोर्ट में नहीं। ठीक है, वो मैजिस्ट्रेट के सामने ही करना पड़ेगा। दो द ट्रायल या ऑफेंस इज ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, बट रिमांड हमेशा मैजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने ही आएगी। उसके बाद मैजिस्ट्रेट कोर्ट के बाद जब उसकी चार्जशीट आती है तो चार्जशीट पे डिसाइड होता है कि ये ट्रायल कौन चलाने वाला है। Depends on the heads of the charges, depend on the police report। किन किन चार्जेस में हमने एफआईआर लॉन्च की थी, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट इन्वेस्टिगेशन द पुलिस रिपोर्ट इज सबमिटेड। अब कौन से चार्जेस यहाँ पर हैं जिस पे ये ट्रायल चलेगा, एंड बेस्ड ऑन दैट चार्जेस आपकी एफआईआर और आपका ट्रायल चलेगा। और ये ट्रायल किस कोर्ट में चलेगा और कौन से टाइप का ट्रायल होगा, सेशन ट्रायल होगा, वारंट केस ट्रायल होगा, समन केस ट्रायल होगा या समरी ट्रायल होगा। ओके, ये 4 तरीके के आपके ट्रायल होते हैं। ओके, अब इन केस ऑफ police initiated on a report, if the offense is one triable by the session, the magistrate should commit the accused to the session। सीधे मैजिस्ट्रेट इसको ट्रायल को उठाकर सेशन में दे देगा। अगर ट्रायबल बाय मैजिस्ट्रेट कोर्ट है तो उसको कस्टडी दे देगा, रिमांड करा देगा या फिर बेल रिलीज करेगा। ये ध्यान रखिएगा, हाजिर आपको अरेस्ट करके मैजिस्ट्रेट के सामने किया जाता है विदिन 24 आवर्स। But if the offense is triable by court of session, in that situation magistrate has no power to release you on a bail। इसका पावर जाएगा कोर्ट ऑफ सेशन में। तो मैजिस्ट्रेट ने अगर पुलिस कस्टडी ग्रांट नहीं भी की, आपको मैजिस्ट्रेट कस्टडी में भेजेगा, जेल भेजेगा।
और इसकी बेल के लिए आपको कोर्ट ऑफ सेशन में ट्राई करना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं हो जाएगा, मैजिस्ट्रेट के पास पावर ही नहीं कि आपको रिलीज कर सके। ओके, और उसको या तो बेल देगा या फिर कस्टडी में भेजेगा। अब मैजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने जितने भी एग्जिबिट्स आए हैं, जितने भी एविडेंसेस आए हैं, जितने भी रिकॉर्ड आए हैं, if the said offense is triable by court of session, then it's a duty of a concerned magistrate to transfer all related documents, all evidences, whatever submitted by the police authority before the court. The magistrate will transfer all the related material to the court of session. Okay? And the fourth one, he should notify the public prosecutor for commitment of court of session. ये याद रखिएगा, सेशन कोर्ट के लिए भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो जाएगा वो मैजिस्ट्रेट के थ्रू जाएगा। ये आपको नॉर्मल प्रैक्टिस में पता नहीं होता, कई बार हैंड इन हैंड लेके आपको चलना होता है। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहाँ से आने वाला है या आने वाली है, सेशन ट्रायबल है, आप सेशन कोर्ट के चक्कर मारते हैं, तो ये याद रखिएगा, यहाँ से अपॉइंट होता है। ठीक है। Opening of a session. The trial is conducted by the public prosecutor. He opens the case, reading out the charges, stating by what evidence he proposed to prove guilt of the accused. The judge, on a consideration of a record, judgment, hearing, prosecutor, and the accused may discharge if there are no sufficient ground. He records his reason for discharge. अब जब चार्जशीट पेश होती है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ओपनिंग स्टेटमेंट देता है। ओपनिंग स्टेटमेंट में चार्जेस लगाता है, चार्जेस कोर्ट को एक्सप्लेन करता है कि इन चार्जेस में ये एविडेंसेस मेरे पास हैं, जिसके आधार पर मैं ये साबित कर दूंगा कि इस आदमी ने, इस एक्यूज ने ये क्राइम किया है। मैजिस्ट्रेट या जज प्रोसिक्यूशन के साथ साथ डिफेंस की भी बात सुनेगा, डिफेंस लॉयर की भी इसमें आर्ग्यूमेंट होगी। प्राइमा फेसी चार्जेस पे ही आर्ग्यूमेंट होती है, और अगर डिफेंस लॉयर ये समझाने में सक्सेस हो जाता है कि सर ये जितने भी चार्जेस फ्रेम हुए हैं इसका कोई भी वैल्यू नहीं है एविडेंटली, इन दैट सिचुएशन कोर्ट विल डिस्चार्ज द एक्यूज। ट्रायल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस में ही आपके पास चांसेस होता है, अगर आपका केस मजबूत है या आपने उसको मजबूत बना लिया है। मार्क माय वर्ड, अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आपका केस मजबूत है या आपने उस केस को मजबूत बना लिया है, इन बोथ सिचुएशन गो फॉर डिस्चार्ज ऑफ द एक्यूज, अप्लाई इट, आर्ग्यू करो और वहीं पे उसको डिस्चार्ज करा दो। कंसर्न कोर्ट बाय रिकॉर्डिंग द रीजनेबल ग्राउंड विल डिस्चार्ज द एक्यूज। अब अगर डिस्चार्ज नहीं करवा पाते हैं तो चार्जेस फ्रेम होगा। जितने हेड में एफआईआर हुई थी उतने हेड में इन्वेस्टिगेशन हुई, जितने चार्जेस लगाए गए थे एफआईआर में और चार्जशीट में, क्या वो सारे के सारे वैलिड हैं टू कंडक्ट अ ट्रायल। इसको कहते हैं फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज। ईच एंड एवरी चार्ज पर आर्गुमेंट होती है, कोर्ट डिसाइड करता है कि इस चार्ज पर ये हेयरिंग चलानी भी है या नहीं चलानी, और उसके अकॉर्डिंग ये आपके चार्जेस चलते हैं। एक्यूज को बता दिया जाता है इन चार्जेस पे आप पे केस चलने वाला है। अब फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के बाद कोर्ट सबसे पहले मौका देती है एक्यूज को, अभी आप अपना गिल्ट मान सकते हैं, आपको सजा डेफिनेटली मिलेगी, भले ही आपने गिल्ट मान भी लिया, बट कोर्ट थोड़ी मर्सी दिखाता है। या फिर अगर आप खुद को गिल्ट नहीं प्ली करते, ऐसे में ट्रायल चलेगा। बहुत अच्छे से समझिए, स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट चार्जशीट, देन
फ्रेमिंग ऑफ चार्ज और डिस्चार्ज, डिस्चार्ज हो गया तो नो नीड ऑफ फर्दर ट्रायल, डिस्चार्ज नहीं हो पाया तो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के बाद प्ली ऑफ एक्यूज, वेदर ही प्लीडेड गिल्टी और नॉट, एक्यूज को मौका दिया जाता है अभी बोल लो, आपको अगर लगता है कि ये ऑफेंस आपने किया है, इफ यू नो देन अपनी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करा दो, आपको अभी सजा दे देते हैं, सजा तो होगी वो पक्का है, बट अभी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा रहे हो अभी सजा दे देते हैं, ट्रायल फेस करने की जरूरत नहीं, और कोर्ट थोड़ा बहुत मर्सी दिखाता है ऐसे कंडीशन में, लेकिन इफ यू आर प्लीडेड नॉट गिल्टी, ऐसे में आपका ट्रायल चालू हो जाएगा। ठीक है, ट्रायल में क्या आएगा, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, प्रोसिक्यूशन अपने विटनेसेस लाएगा, उनके स्टेटमेंट होंगे, इंफॉर्मेंट का स्टेटमेंट होगा, इंफॉर्मेंट और कंप्लेनेंट, एफआईआर और प्रोसिक्यूशन केस में फर्क होता है। इंफॉर्मेंट इज द पर्सन who gives the information about the commitment of offense. Complainant is the police authority of the concerned police station, not below the rank of sub inspector. ठीक है, वो हुआ complainant because he is fighting for state of Maharashtra. इसीलिए criminal cases में parties के personal नाम नहीं आते, state versus accused का नाम आता है, because here is direct party is state. Because your offense, you are committing the offense, or you have committed, or you alleges to commit the offense against the society, and providing a security, providing a public law and order, it's a duty of the government. That's why these all types of cases are filed by the government. इसीलिए the title in criminal case, all kinds of criminal case में state आता है, अगर cognizable offense है, FIR हुई है तो, ठीक है। प्रोसिक्यूशन विटनेस के बाद अब डिफेंस को मौका दिया जाता है टू क्रॉस एग्जामिन दैट विटनेस, टू चेक द क्रेडिबिलिटी, कि वो जो बोल रहा है वो सही भी है या नहीं, वो झूठ तो नहीं बोल रहा है। तो दिस इज द आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन, जहां पर डिफेंस एडवोकेट क्रॉस एग्जामिन करता है द विटनेसेस ऑफ प्रोसिक्यूशन। उसके बाद एक आता है री एग्जामिनेशन, कुछ चीजें कोर्ट के सामने उस एक्यूज ने नहीं बताई हैं, उस विटनेस ने नहीं बताई, प्रोसिक्यूशन विटनेस ने। ड्यूरिंग द क्रॉस एग्जामिनेशन एक अलग ही सिनेरियो खड़ा हो रहा है, ऐसे में टू क्लेरिफाई दैट थिंग री एग्जामिनेशन ऑफ दैट विटनेस होता है। लेकिन याद रखिएगा, री एग्जामिनेशन के बाद वापस क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगा। There is a provision for cross examination only for against the examination of witness. There is no provision for cross examination against re-examination. Okay? जैसे तो एक बार क्रेडिबिलिटी आ गई, एक बार स्टेटमेंट आ गया, क्रॉस एग्जामिनेशन में उस स्टेटमेंट को क्रॉस चेक किया गया, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस है जिसमें प्रोसिक्यूशन को लगता है कि नहीं, कोर्ट को एक गलत मैसेज जा रहा है, तो वापस वो री एग्जामिनेशन करके क्लैरिफाई करेगा खाली, और कुछ नहीं। इसके बाद डिफेंस की बारी आती है। प्रोसिक्यूशन विटनेसेस को पीडब्ल्यू कहा जाता है शॉर्ट में। अब जितने भी नंबर्स होंगे वो नंबर्स पढ़ते जाते हैं, PW1, PW2, PW3। सबसे लास्ट में नंबर आता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का। उसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्लोजिंग ऑफ एविडेंस का एक प्रोसेस देगा कि नो, आई डोंट वांट टू एग्जामिन एनी फर्दर विटनेसेस। अब उसके बाद बारी आती है डिफेंस की। डिफेंस अपने एविडेंसेस पेश करेगा, डिफेंस अपने विटनेसेस लाएगा। अब यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, डिफेंस एग्जामिनेशन इन चीफ कर रहा है, क्रॉस एग्जामिनेशन प्रोसिक्यूटर करेगा, और फिर से री एग्जामिनेशन डिफेंस कर सकता है। ये रिकॉर्ड हुआ,
अब उसके बाद आएगा आर्ग्यूमेंट। ठीक है, आर्ग्यूमेंट के पहले एक और प्रोसीजर होता है सेक्शन 313, जिसमें मैजिस्ट्रेट और कंसर्न जज डायरेक्ट एक्यूज से क्वेश्चन आंसर करता है, जिसमें बेंच को एक डाउट आता है, बेंच को एक क्लैरिफिकेशन चाहिए। इसके लिए वो ना तो प्रोसिक्यूशन से पूछेगा ना डिफेंस से पूछेगा, वो सीधे सीधे एक्यूज से बात करता है ऑन विटनेस बॉक्स। इन द सेक्शन 313 neither public prosecutor nor defense lawyer are allowed to interfere. It's a direct conversation between the bench and accused. वो रिकॉर्ड करेगा सारे रीजंस। उसके बाद आता है आपका फाइनल आर्ग्यूमेंट। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर करेगा, उसके बाद डिफेंस अपने आर्ग्यूमेंट करेगा। याद रखिएगा, चाहे पेटी केस हो चाहे बड़ा केस हो, try to submit written notes of argument. Again I am saying, try to submit written notes of argument. ओरल तो आपने जो किया वो तो किया ही, पर राइटिंग में भी आप दे दो, बिकॉज आपका आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद तुरंत तो जजमेंट होगा नहीं, तो बेटर है कि राइटिंग में आपका आर्ग्यूमेंट बेंच के पास अवेलेबल है। तो बेंच बिफोर ग्रांटिंग अ जजमेंट आपका रिटन नोट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट को फिर से एक बार पढ़ें, जो आपके केस को मजबूत करने के लिए होता है। उसके बाद जजमेंट आता है, जज अपना जजमेंट डिलीवर करता है, कन्विक्शन या एक्विटल। कन्विक्शन मीन्स आपको गिल्टी पाया गया है, आपको सजा डिक्लेयर करेगा। एक्विटल, आपके ऊपर कोई चार्जेस कोर्ट को आफ्टर द ट्रायल नहीं मिले, कोर्ट आपको छोड़ देगा। ठीक है, अब इन दोनों सिचुएशन में अपील आप कर सकते हैं। अगर आपको कन्विक्शन मिला है तो एक्यूज अपील करेगा बिफोर द हायर अथॉरिटी। अगर आपको एक्विटल मिला है तो स्टेट गवर्नमेंट अपील करेगी आपके एक्विटल के खिलाफ बिफोर द हायर अथॉरिटी। उस अपील के लिए भी एक टाइम पीरियड है। अगर डेथ सेंटेंस आपको मिला है, कैपिटल पनिशमेंट मिला है, तो विद इन 30 डेज आपको ये अपील फाइल कर देनी है फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द जजमेंट, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ जजमेंट। 1 तारीख को आपको कैपिटल पनिशमेंट मिला, तो विद इन 30 डेज, नॉट विद इन 1 मंथ। आप बोलेंगे सर ये 30 डेज और 1 मंथ में फर्क क्या है? आपके 7 महीने ऐसे हैं जो 31 के हैं, तो आप 1 महीना सोच के चलते हैं। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है 30 डेज, नॉट 1 मंथ। फरवरी में आपको फायदा होता है, 2 दिन या 1 दिन बढ़ आता है। लीप ईयर है तो 1 ही दिन मिलेगा, बट एक्स्ट्रा मिलता है। ओके, और अगर कैपिटल पनिशमेंट नहीं है, कोई और पनिशमेंट है, तो विद इन 60 डेज आपको अपील फाइल करना, either by public prosecutor or the defense, as the case may be. So this is your session trial cases.